Welcome back to the second part of this lecture. One type of technical progress is neutral technical progress, where the productivity of labor and capital grows at the same rate. Labor saving labor saving technical progress क्या होती है, जिसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ capital increases proportionately more than the productivity of labor. So capital is substituted for labor in the production and KOL rises at unchanged W over R. इसमें क्या होता है, लेबर सेविंग में क्या होता है, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इस वजह से लेबर सेव हो जाती है. प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली मोर देन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. तो इससे क्या होता है, लेबर की बजाय कैपिटल इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, यानी कैपिटल आप यूज करते हैं. इससे क्या होता है, K over L will rise at unchanged W over R. कैपिटल सेविंग में क्या होता है, the productivity of labor increases proportionately more than the productivity of capital, और इसमें कैपिटल की बजाय लेबर इज यूज और L ओवर A बढ़े, यानी K ओवर L डिक्लाइन करेगी एट ऑन चेंज W ओवर R. तो ये तीन तरह की टेक्निकल प्रोग्रेसेस हैं जो हमने इससे पीछे पढ़ा है. अगर जैसे हमने न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस पढ़ा है, तो उसका सेम इफेक्ट है जैसे हमने बैलेंस ग्रोथ इन दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा. बैलेंस ग्रोथ हमने पढ़ा था ना कि लेबर और कैपिटल दोनों में इक्वल इंक्रीज है, और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विल इंक्रीज एट द सेम रेट. तो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस का भी सेम इफेक्ट है जैसे बैलेंस्ड फैक्टर ग्रोथ है. और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन फ्रंटियर, अगर न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होती है तो प्रोडक्शन फ्रंटियर विल शिफ्ट आउट इवनली इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम रेट एट विच टेक्निकल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस. तो ये सेम रेट के हिसाब से आपका जो प्रोडक्शन फ्रंटियर है वो बाहर की तरफ जाएगा. ये है न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस. और बाकी यहाँ पे तो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस आप देख रहे हैं कि लेबर में इंक्रीज हो तो आपकी प्रोडक्शन एक ये 120 बी पॉइंट पे आप देखें, बी पॉइंट से आप इधर बी पॉइंट पे आ गए हैं 260, ये 130 बनती है एक्स की प्रोडक्शन, और ये बी पे आ गए हैं, बी पॉइंट पे 260 डबल हो गई है. अगर वो टेक्निकल प्रोग्रेस ये 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 भी न्यूट्रल है. आप देख रहे हैं कि लेबर की प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज डबल और कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. इसी तरह अगर आप ए पॉइंट 50 थी तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये टेक्निकल प्रोग्रेस के बाद ये 100 हो गया, ए से ए प्राइम और बी से बी प्राइम. ये अब इसमें देखें के ओवर एल रेशियो जो है वो सेम रहती है इवन आफ्टर द न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस. तो जैसे पहले थी बिल्कुल उसी तरह से एट अनचेंज रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस. तो डब्ल्यू ओवर आर देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल और वाइस वर्सा. तो आप देख रहे हैं कि इसमें कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया जब न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है. इसी तरह से when the productivity of labor and capital doubles in the production of commodity X only, the output of X doubles for each output level of commodity Y. Y remains same. आप देख रहे हैं Y के आउटपुट सेम रहती है, लेकिन साथ में आप देख रहे हैं कि जो X की प्रोडक्शन है वो B पॉइंट से बी प्राइम पे गई है, तो 130 से 160 हुई है. तो इसका मतलब क्या है, लेबर और कैपिटल की रेशियो सेम है, और यानी कैपिटल टू लेबर रेशियो. तो इसका मतलब क्या है, लेबर की प्रोडक्टिविटी और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी वो दोनों इक्वली
इंक्रीज कर गई। तो और वाई के आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इट इज सिमिलर टू बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर ग्रोथ होती है और ट्रेड भी होती है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं और ये कैसे डिटरमिन होता है। तो हम दोनों पढ़ेंगे, स्मॉल कंट्री के लिए भी और लार्ज के लिए भी। तो स्मॉल कंट्री का मतलब क्या होता है, हम जो इंटरनेशनल ट्रेड में लेते हैं, द स्मॉल कंट्री इज टू स्मॉल टू affect the relative commodity prices at which it trades, so the nation terms of trade don't change। तो स्मॉल कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सिर्फ हुई है जो वर्ल्ड मार्केट के ऊपर प्रिवेलिंग प्राइसेस में कोई इम्पैक्ट ना ला सके। इट इट कैन नॉट अफेक्ट द relative commodity prices in the world market। तो अगर ग्रोथ होगी तो ग्रोथ और ट्रेड में तीन तरह के रिलेशनशिप्स हैं। ग्रोथ कैन बी प्रो ट्रेड, इट कैन बी एंटी ट्रेड और न्यूट्रल। हम आगे इसी तरह से कंजम्पशन भी प्रो ट्रेड हो सकती है, एंटी ट्रेड हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है। प्रोडक्शन भी प्रो ट्रेड हो सकती है, एंटी ट्रेड हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है। तो ग्रोथ will be pro-trade if output of a nation's export commodity grows proportionately more than the output of its import commodity at constant relative commodity prices, leading to greater than proportionate expansion of trade। तो ग्रोथ अगर हो और आपकी एक्सपोर्ट कमोडिटी, आप देख रहे हैं ना ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ का मतलब आपने ऊपर पढ़ा है, आबादी बढ़ जाए, लेबर बढ़ जाए, फिर भी ग्रोथ है। कैपिटल बढ़ जाए फिर भी ग्रोथ है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाए फिर भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ अगर हो यानी आबादी बढ़ गई है तो लोकल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, तो ये तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि नहीं। तो हम ये भी पढ़ेंगे। तो ग्रोथ प्रो ट्रेड हो सकती है, एंटी ट्रेड हो सकती है और न्यूट्रल। तो प्रो ट्रेड ग्रोथ क्या है? प्रो ट्रेड ग्रोथ है जब किसी नेशन की एक्सपोर्ट कमोडिटी की ग्रोथ ज्यादा हो, वो बढ़े, ज्यादा तेजी से बढ़े एज कंपेयर टू द इंपोर्ट कमोडिटी एट कांस्टेंट relative commodity prices। और इससे क्या होगा कि there will be a greater expansion in the volume of trade, leading to a greater than proportionate expansion of trade। तो अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रोथ इज एंटी ट्रेड और न्यूट्रल। इसी तरह से प्रोडक्शन इज प्रो ट्रेड if output of a nation's export commodity grows proportionately more than the output of its import commodity। प्रोडक्शन भी होनी है ना, तो जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन अगर relatively ज़्यादा बढ़े एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ द इंपोर्ट कमोडिटी, तो इसको हम बोलते हैं प्रो ट्रेड प्रोडक्शन। कंजम्पशन कैन आल्सो बी प्रो ट्रेड। उसमें क्या है, द नेशंस कंजम्पशन ऑफ its import commodity increases proportionately more than the consumption of its export commodity। तो कंजम्पशन इज प्रो ट्रेड क्या होगा, आप फर्ज करें आपकी ग्रोथ हुई है और कंजम्पशन यानी जो आपकी इंपोर्ट्स हैं, ग्रोथ हुई है ना, लेबर बढ़ी है या कैपिटल बढ़ा है या टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो आपकी इंपोर्ट्स की कंजम्पशन कम हो गई है और आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की आप तरफ चले गए हैं। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा, वो इट विल बी नेगेटिवली अफेक्टेड, जो ट्रेड वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए ये एंटी ट्रेड होगी। प्रो ट्रेड कब होगी, जब आपकी इंपोर्ट कमोडिटी की कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, ट्रेड के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ऊपर था ना एंटी ट्रेड और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का तो मतलब है जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं उतनी ही
इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। या प्रोडक्शन में भी जितनी एक्सपोर्ट कमोडिटी बढ़ी है उतनी ही इंपोर्ट कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ी है। कंजम्पशन में भी जितनी इंपोर्ट कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ी है उतनी ही एक्सपोर्ट कमोडिटी की कंजम्पशन भी बढ़ी है। तो ये तो न्यूट्रल होगा, यानी जितनी आप इंपोर्ट्स कर रहे थे उतनी ही आपकी एक्सपोर्ट्स कमोडिटी की प्रोडक्शन या कंजम्पशन ज़्यादा हुई है। तो ये है इसके इफेक्ट्स पे। और ये स्मॉल कंट्री के हवाले से हैं। तो व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और इट डिपेंड्स ऑन द नेट रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इफेक्ट। तो जैसे हमने कंजम्पशन, प्रोडक्शन और फिर ट्रेड की बात की है, तो प्रो ट्रेड, एंटी ट्रेड, न्यूट्रल और इम्पैक्ट ऑन ट्रेड वॉल्यूम, ये ऊपर 4 कॉलम आप देख रहे हैं कि प्रो ट्रेड, एंटी ट्रेड, न्यूट्रल एंड इम्पैक्ट ऑन ट्रेड वॉल्यूम। तो प्रोडक्शन भी अगर प्रो ट्रेड हो और कंजम्पशन भी प्रो ट्रेड हो, पहले तो आपको आइडिया है प्रोडक्शन कैसे प्रो ट्रेड हो सकती है और कंजम्पशन कैसे प्रो ट्रेड हो सकती है। प्रोडक्शन प्रो ट्रेड होने का मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट कमोडिटी की आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन द आउटपुट ऑफ द इंपोर्ट कमोडिटी। कंजम्पशन प्रो ट्रेड क्या हो सकती है, आपकी कंजम्पशन ऑफ इंपोर्ट कमोडिटी इंक्रीजेज मोर देन द कंजम्पशन ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी। इससे ट्रेड वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, इससे क्या होगा, द ट्रेड विल एक्सपैंड प्रोपोर्शनेटली फास्टर देन आउटपुट। तो इससे जो ट्रेड है वो तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन भी प्रो ट्रेड है, आपकी एक्सपोर्ट कमोडिटी की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी। और कंजम्पशन भी प्रो ट्रेड है, आपकी इंपोर्ट कमोडिटी की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हो रही हैं, आपकी इंपोर्ट्स भी ज़्यादा हो रही हैं, तो ट्रेड वॉल्यूम विल एक्सप्लोड और इट विल एक्सपैंड प्रोपोर्शनेटली फास्टर देन आउटपुट। आप बिल्कुल क्लियर हो। एंटी ट्रेड अगर प्रोडक्शन भी हो और कंजम्पशन भी हो, प्रोडक्शन का एंटी ट्रेड होने का मतलब ये है कि आपकी इंपोर्ट कमोडिटी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कमोडिटी की प्रोडक्शन रिलेटिवली कम हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्रेड वॉल्यूम है इट विल श्रिंक। कंजम्पशन एंटी ट्रेड होने का मैंने आपको बताया है, इंपोर्ट कमोडिटी की कंजम्पशन कम हो और एक्सपोर्ट कमोडिटी की कंजम्पशन ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी। प्रोडक्शन में भी वो उलट है, ट्रेड को वो भी नेगेटिवली। तो द ट्रेड विल एक्सपैंड प्रोपोर्शनेटली लेस देन आउटपुट। अब देखिए, प्रोडक्शन प्रो ट्रेड हो, कंजम्पशन एंटी ट्रेड हो, फिर क्या होगा। और कंजम्पशन अगर प्रो ट्रेड हो और प्रोडक्शन एंटी ट्रेड हो तो फिर क्या होगा, ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। प्रोडक्शन प्रो ट्रेड होने का मतलब है एक्सपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन द इंपोर्ट्स ग्रो। एक्सपोर्ट कमोडिटी की प्रोडक्शन इज relatively more than the production of import commodity। कंजम्पशन में क्या है, वो एंटी ट्रेड है। एंटी ट्रेड का मतलब है कि इंपोर्ट कमोडिटी की कंजम्पशन कम हुई है और एक्सपोर्ट कमोडिटी की कंजम्पशन ज़्यादा हुई है, तो इट विल नेगेटिवली अफेक्ट द ट्रेड वॉल्यूम। तो जो ट्रेड के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या है, इट विल डिपेंड ऑन नेट इफेक्ट ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। तो जो ज़्यादा प्रोडक्शन का अगर ज़्यादा है तो ये डोमिनेट कर जाएगा, अगर कंजम्पशन वाली साइड पे ज़्यादा है तो ये डाउन, और दूसरा इसका उलट है। इट विल आल्सो डिपेंड ऑन नेट इफेक्ट ऑफ अपोजिंग इफेक्ट फोर्सेस। अच्छा, प्रोडक्शन भी न्यूट्रल हो, कंजम्पशन भी न्यूट्रल हो, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ट्रेड एंड इट एक्सपैंड्स एट सेम रेट एज आउटपुट। आउटपुट जितनी बढ़ेगी उतनी ही ट्रेड बढ़ेगी। ये है स्मॉल कंट्री केस। तो इसमें देखें आप, ये हमारा है पहला
बिफोर ग्रोथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन हो रही है बी पॉइंट पे और 120 यूनिट्स of X are being produced, 20 units of Y are being produced. Relative commodity prices PB is equal to 1, X is equal to 1 unit of Y, तो प्रोडक्शन हो रही है। और अगर आप अटारकी के ऊपर जाएं तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो यहाँ पे होगा। अब अगर आप 120 में से क्योंकि प्राइस लेवल रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस आर इक्वल टू 1, एक एक्स एक वाई के बराबर है, तो आप 120 प्रोड्यूस करके 60 यूनिट आप एक्सपोर्ट कर दें तो आपके पास एक्स की अमाउंट जो कंजम्पशन के लिए बचती है वो 60 यूनिट है। आपकी बुक में ये 70 लिखा होगा, आप उसको वहाँ पे ठीक कर सकते हैं, ये इधर मैंने किया है फिगर के अंदर। आपके पास 60 यूनिट एक्स के रह जाएंगे, आप इधर मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे, और आपने 60 एक्स दे के 60 वाई इम्पोर्ट भी करने हैं, आपके पास 80 यूनिट्स वाई के हो जाएंगे, तो आप ई पॉइंट पे चले जाते हैं, आपका वेलफेयर लेवल इम्प्रूव कर जाएगा। अब स्मॉल कंट्री जैसे हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ तो हुई है, लेकिन जो स्मॉल कंट्री है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड को या रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस को अपनी फेवर में नहीं कर सकता। उसका उसका पोटेंशियल टू अफेक्ट वर्ल्ड मार्केट इज क्वाइट वीक। वो वर्ल्ड उसके पास इतना वॉल्यूम ही नहीं है, ना उसके जाने से कोई फर्क पड़ता है प्राइसेस पे, ना उसके आने से कोई फर्क पड़ता है। इसलिए आप यहाँ पे राइजेंस की थ्योरम भी आपने पीछे पढ़ा है, वही वाला बिल्कुल उसी तरह से आप देख रहे हैं। तो क्योंकि रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस और के ओवर एल रेशियो सेम रहनी है, तो फिर आपकी प्रोडक्शन कहाँ पे चली जाएगी, एम पे। लेबर डबल हुई है, तो लेबर डबल होने से आपकी प्रोडक्शन 120 से डबल या ट्रिपल हो गई हो, ये जितनी भी है इसमें ये डबल या वो तो नहीं है, लेकिन लेबर ग्रो की है, तो आपकी प्रोडक्शन 270 है। 270 या 260, ये 270 तो है ना, सारी अगर यूज करें तो ये 250 260 हो सकती है। लेकिन अब भी जो प्राइस लेवल है वो अब भी वही है, पी एम इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 1, एक एक्स एक वाई के ही बराबर है। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, एम पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एम पे प्रोड्यूस करने के बाद आप क्या करते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट्स भी आपने करनी है। तो आप 270 में से आप वन वन ये देखें 150, 270 में 270 ही है शायद ये। तो 270 में से 150 अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं आपके जेड पॉइंट पे, ये देखें 120, और ये इधर कितना होगा, 10 आपके पास ऑलरेडी हैं, और 150 आपने एक्सपोर्ट किया है, तो 150 ही यूनिट्स ऑफ वाई आपने इंपोर्ट करने हैं। सही है ना, इंपोर्ट करेंगे तो आप कहाँ पे, जेड पॉइंट पे आएंगे, ये देखिए। तो जेड पॉइंट पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एक्स की कंजम्पशन, पहले आपकी कंजम्पशन कहाँ पे थी, यहाँ पे 80 और 60, 80 और 60 की, अब कितनी हो रही है, 160 और 120 की। तो ये कंजप्शन है। प्रोडक्शन आपकी देखें, प्रोडक्शन एक्स की आपकी ज़्यादा हुई है और वाई की आपकी प्रोडक्शन कम हुई है। तो और ये ट्रेड वॉल्यूम है, आप यहाँ से ये है ट्रेड, ई ई से ये यहाँ से यहाँ 220 से ये यहाँ, और यहाँ से, और ये ट्रेड वॉल्यूम है टोटल। तो इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं।
तो लेवल ऑफ वेलफेयर को इंक्रीज किया है, लेकिन अब आपने ये बताना है कि ग्रोथ, ये प्रोट्रूड नहीं प्रोट्रेड होना था, इज ग्रोथ प्रोट्रेड और एंटी ट्रेड और न्यूट्रल, कंजम्पशन कैसी है एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है, ये आपने बताना है। तो ये है ऑफर कर्व के साथ हमारा। तो ग्रोथ से पहले नेशन वन का आप देख रहे हैं ऑफर कर्व, ये तो नेशन वन भी प्राइस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस एक के बराबर हूँ, तो कितने एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है और कितने इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। 60 यूनिट एक्सपोर्ट कर रही है और 60 ही इंपोर्ट कर रही है। अब अगर ग्रोथ हो जाती है, तो ग्रोथ होने के बाद उसका जो ऑफर कर्व है वो बायर की तरफ आप देख रहे हैं, वो मुड़ा है बायर की तरफ, वो गया है, एक्सपेंड किया है राइट साइड पे। तो इसका मतलब क्या है, इसकी एक्सपोर्ट कमाडिटी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई है और इंपोर्ट कमाडिटी की प्रोडक्शन कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। अब क्या है, अब देखिए ये जेड पे इसको कट कर रहा है प्राइस, तो ये 150 है और इसके सामने भी आप देखें 150। तो जब ग्रोथ हो जाएगी, लेबर में ग्रोथ हो या टेक्निकली ग्रो करे, तो अब भी प्राइसेस तो इक्वल हैं वर्ल्ड मार्केट में, रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस। तो 150 यूनिट्स आप एक्स दे के ये 150 यूनिट्स आप वाई लेने के लिए तैयार होगा। ये जो ट्राइंगल है इसको हम ट्रेड ट्राइंगल बोलते हैं, मैंने आपको बताया है। इस बुक में इन्होंने ये 70 है, तो ये 70 के 220 में से 70 निकाल तो 150 बनता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी उसमें टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये ऑफर कर्व के साथ है। अब लार्ज कंट्री केस को जब हम देखते हैं, तो लार्ज कंट्री इज सफिशिएंटली लार्ज टू अफेक्ट द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस एट विच इट ट्रेड्स। इस पे टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो दो तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं ग्रो लार्ज कंट्री के हवाले से, दो तरह के इम्पैक्ट्स ट्रेड के ऊपर आते हैं। एक होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट और दूसरा होता है वेल्थ इफेक्ट। So if growth expands the nation's volume of trade at constant prices, terms of trade deteriorate. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन्हांस करता है, लेकिन प्राइसेस सेम रहती हैं, तो क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल डिटीरियोरेट। If growth reduces the nation's volume of trade at constant prices, terms of trade will improve. Wealth effect क्या होता है, wealth effect is change in output per worker as a result of growth। तो ग्रोथ अगर होगी, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी है, रियल पर कैपिटा इनकम अगर कैपिटल ग्रो करता है तो या लेबर ग्रो करती है तो रियल पर कैपिटा इनकम विल फॉल, हमने कहा था। और अगर कैपिटल ग्रो करता है तो रियल पर कैपिटा इनकम विल राइज। तो चेंज इन आउटपुट पर वर्कर अगर बढ़ती है तो ये वेल्थ इफेक्ट है। अलॉन पॉजिटिव वेलफेयर इफेक्ट इंप्रूव वेलफेयर एंड वाइस वर्सा, ये वेल्थ इफेक्ट है। अगर वेल्थ इफेक्ट इम्प्रूव, अगर वो बढ़े तो वेलफेयर विल इम्प्रूव। सिर्फ ये वेल्थ इफेक्ट होना है यहाँ पे, ये जो वेल्थ वेल्थ इफेक्ट, ये यहाँ पे फॉलोन पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट विल इम्प्रूव वेलफेयर एंड वाइस वर्सा। इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर डिपेंड्स ऑन नेट इफेक्ट ऑफ वेल्थ इफेक्ट एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड।
वेलफेयर के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा नेट, वो वेल्थ इफेक्ट और टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट को जब हम कंपेयर करेंगे, नेट निकालेंगे, दोनों का नेट डिफरेंस, तो फिर हमें पता चलेगा। ये यहाँ नीचे टेबल के अंदर आपके सामने है। वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव हो और टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट भी पॉजिटिव हो तो वेलफेयर इंप्रूव करेगी। वेल्थ इफेक्ट नेगेटिव हो और टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट भी नेगेटिव हो, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन करें, डिटेरियोरेट हो, और वेल्थ इफेक्ट का मतलब है आउटपुट वर्कर वो भी डिक्लाइन करे, तो वेलफेयर विल डिक्लाइन। अब वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव हो, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट नेगेटिव हो, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर वेल्थ इफेक्ट ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो वेलफेयर में राइज, फॉल और नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिंग इफेक्ट। तो अगर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तो वेलफेयर बढ़ेगी, ये कम होगा ये ज्यादा होगा तो वेलफेयर डिक्लाइन करेगी। इसी तरह से ये नीचे भी है। अब देखें हम लार्ज कंट्री के हवाले से देखेंगे कि क्या असर पड़ सकता है। आपको ये करके हम खत्म भी कर सकते हैं। ये लार्ज कंट्री है, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी आपके सामने है। एक्स और वाई की प्रोडक्शन हो रही है। लार्ज कंट्री का सिर्फ यही है कि वो टर्म्स ऑफ ट्रेड या रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस या वर्ल्ड मार्केट प्राइसेस को अफेक्ट कर सकता है। ये बिफोर ग्रोथ उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। और ये यहाँ पे ये कोई भी पॉइंट आप ये इसको हम देख सकते हैं। ये बी पॉइंट भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये 130 यूनिट्स है। तो रेंटिक कमोडिटी प्राइसेस आर इक्वल टू 1। अब 130 पे प्रोड्यूस कर रहा है और क्योंकि रेंटिक कमोडिटी प्राइसेस आर इक्वल टू 1, तो 60 यूनिट अगर ये एक्सपोर्ट कर देता है तो इसके पास कंजम्पशन के लिए एक्स के कितने यूनिट रह जाएंगे? 70। 70 यूनिट रह जाएंगे। और वाई की प्रोडक्शन 20 है, 60 एक्सपोर्ट कर देगा, 70 पे आ जाएगा। और 20 में 60 यूनिट वाई के भी लेगा तो ये 80 पे, ये 80 यहाँ पे, इसकी कंजम्पशन 80 पे है। ये टू इंडिफरेंस कर, ये इक्विलिब्रियम है, तो वेलफेयर इंप्रूव कर गई है। ये है बिफोर द ग्रोथ इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी। अब फर्ज करें टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है तो इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये ब्लैक कर्व आपके सामने है। और अगर तो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस सेम रहती हैं तो फिर क्या होगा? ऊपर हमने पढ़ा था रैबजेंस की थ्योरम होगा, और इसमें आप देख रहे हैं वाई वाई की प्रोडक्शन कम होगी और एक्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी। एम पॉइंट पे ये प्रोडक्शन हो रही है, एम पे आप देख सकते हैं। अ, हम ये आगे आगे चल के हम देखेंगे भी। तो एम की ए एक्स की प्रोडक्शन बड़ी है, वाई की प्रोडक्शन 20 की निस्बत यहाँ पे एम पॉइंट पे कम हो रही है, लेकिन रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस वो सेम है। जैसे पी बी पे था, बिल्कुल उसी तरह से पी एम पे भी आप देख रहे हैं वो सेम है। ये देखें 20 से 10 पे इसकी प्रोडक्शन हो गई है वाई की। तो रैबजेंस की थ्योरम, ये तो उस वक्त ऊपर हमने पढ़ा भी है जब स्मॉल कंट्री है, लेकिन क्योंकि ये लार्ज कंट्री है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई है। जब ये वर्ल्ड मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके जाएगा तो प्राइसेस को ये अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा। तो लेकिन हम यहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी वेलफेयर को।
270 यूनिट प्रोड्यूस करता है, उसमें से 270 में से वो ऊपर हमने पढ़ा 270 में से अगर 150 ये एक्सपोर्ट कर दे तो इसके पास कितने यूनिट बच जाएंगे, 120, और 10 ऑलरेडी वाई के हैं, 150 उधर से लेगा तो ये 160 पे, ये जेड I4 यानी इंडिफरेंस कर्व 4 पे इसका ये वेलफेयर लेवल है। आप देख रहे हैं दोनों की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। अब लेकिन चूंकि ये वर्ल्ड मार्केट में जा रहा है तो ये वर्ल्ड प्राइसेस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एक्स की प्रोडक्शन, एक्स की अमाउंट है टू एक्सपोर्ट। जब ये वर्ल्ड मार्केट में जाएगा तो वर्ल्ड प्राइसेस को क्या हुआ, वो डिक्लाइन कर जाएंगे, और वो आप इस लाइन के साथ आप देख रहे हैं। तो ये है टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हम ऊपर बात कर रहे थे। वेल्थ वेल्थ इफेक्ट आपने देखा है वो तो बड़ा है, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट हो रही है। ये देखें, ये यहाँ पे टेंजेंट है एन पॉइंट पे, लेकिन एन पॉइंट पे प्राइस ऑफ एक्स क्या है, 1/2 है, ऑफ एक्स अब हाफ यूनिट ऑफ वाई के बराबर हो गया। तो अब ये अगर एक 240 यूनिट एक्स के बना रहा है, 240 में से 140 यूनिट ये एक्सपोर्ट कर दे, इसके पास आपने कितने बचेंगे, 100 यूनिट, और ये 10 खुद बना रहा है, 10 में से 140 देगा, और प्राइस क्या है 1/2। तो 1/2 आपने ऊपर भी पढ़ा था, रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस ने चेंज हो जाना है। 140 के बदले में ये 70 यूनिट वाई के लेगा, तो इसके पास ये 10 खुद बना रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये जितना भी होगा इसमें ये 130 एन पॉइंट पे, यहाँ पे देखें एन पॉइंट पे ये 30 यूनिट बना रहा है, तो 140 दे के 70 इंपोर्ट करेगा तो ये 100 यूनिट्स वाई के साथ ये टी पॉइंट पे चला जाएगा। अब आप देखें इसकी वेलफेयर को क्या हुआ, ये बड़ा कंट्री होने की वजह से इसकी वेलफेयर, अगर ये छोटा होता तो ये जेड पे होता, लेकिन चूंकि ये बड़ा था और इसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटीरियोरेट हुई हैं तो इसकी वेलफेयर को क्या हुआ है, हालांकि वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव है लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट ने इसके हालात को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और आप देख रहे हैं ये छोटा होता या टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट ना कर रहा होता तो फिर तो ये जेड पे होता है, लेकिन बड़ा होने की वजह से इसकी जो वेलफेयर है वो डिक्लाइन कर गई है। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं इमिसराइजिंग ग्रोथ। तो ये मैंने इस पे समझाने के लिए शायद मैंने पूरा दिन ये इसकी सारी जो एनिमेशन है और इसकी कलर स्कीम ये वो इस मैंने खुद बनाया एक एक पॉइंट को। तो अगर आपको ये समझ आ जाता है तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, वह ऑफर कर्व के साथ आप देख सकते हैं इनिशियली ई पॉइंट ग्रोथ से पहले 60 यूनिट इंपोर्ट, ये दोनों है, नेशन वन का एक्सपो ऑफर कर्व है, ये नेशन टू का ऑफर कर्व है। तो ई पॉइंट पे 60 ये एक्सपोर्ट कर रहा है, 60 ही इंपोर्ट कर रहा है वाई के। इधर आप आए तो ये 60 वाई के एक्सपोर्ट कर रहा है, 60 ही एक्स के इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम। अब अगर जैसे हमने देखा है कि नेशन वन में ग्रोथ होती है, नेशन वन ग्रो कर जाता है, रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस आप देख रहे हैं वो वन ही है, तो ग्रोथ हुई है, उसकी एक्स की प्रोडक्शन बढ़ी है। एक्स की प्रोडक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड पॉइंट पे जैसे ऊपर था रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, तो 160 यूनिट ये वाई के कंज्यूम कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था, और 150 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट कर रहा था, तो ये यहाँ पे था, ये नेशन वन है
रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस ये हैं, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्या हुआ है कि ये तो एक पे ये 160 यूनिट ऑफ वाई इंपोर्ट कर रहा है और 150 यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमारे पास नेशन वन में तो ग्रोथ, नेशन टू में तो ग्रोथ हुई नहीं है। नेशन टू के ऑफर कर को आप इधर लेके जाएं, वो यहाँ पे इसको कट कर रहा है, ये देखें। और यहाँ पे आप अगर रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस यहाँ से लेके आए तो 1/2 उधर आपने देखा था, 1/2 पे ये 140 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट करना चाहता है और 70 यूनिट वाई के इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। या जो नेशन टू है वो 1/2 पे 70 यूनिट वाई के एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है और 140 यूनिट एक्स के इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इससे क्या हुआ, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हुई हैं, तो एक्स की वैल्यू कम हुई है और इसकी वेलफेयर आपने देखा था ये जेड पॉइंट से पीछे है। जो हमने टी पॉइंट आपने ऊपर अगर देखें तो ये टी पॉइंट जेड से नीचे है। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का इम्पैक्ट है यहाँ पे।